शुभ संध्या मित्रों। आज मैं उपेंद्र नाथ अस्क जी का जीवन परिचय जो है आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और फिर उन्हीं के द्वारा रचित जो एकांकी है सूखी डाली, उसका व्याख्यान आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 को जालंधर, पंजाब के जालंधर नगर में हुआ था। अस्क जी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे तथा वह मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता का नाम माधोराम था, जो पेशे से स्टेशन मास्टर थे। इनकी मैट्रिक की परीक्षा जो है जालंधर से ही हुआ था और बीए की परीक्षा जालंधर के ही डीएवी कॉलेज से उन्होंने 1931 में उत्तीर्ण किया था। अस्क जी बचपन से ही अध्यापक, वक्ता, वकील और अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। उनकी पत्नी का नाम कौशल्या अस्क था। सबसे पहले वो जो है पंजाबी भाषा में ही अपना लेखन किया करते थे। उसके बाद जो है उन्होंने हिंदी और उर्दू में भी अपना लेखन प्रारंभ किया। अस्क जी ने निबंध, कविताएं, संस्मरण और आलोचना आदि की भी रचना की है। अस्क जी बाल्यकाल से ही नाटक में रुचि रखते थे। उनकी लगभग 11 नाटक और 40 एकांकी प्रकाशित हुई है। अब हम चलते हैं उनकी प्रमुख प्रसिद्ध जो एकांकी हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। तो इनका जो प्रसिद्ध एकांकी हैं, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, मस्केबाजी का स्वर्ग, चिलमन, तौलिए, मेमुना, तूफान से पहले, सूखी डाली, पापी आदि जो है इनका प्रमुख एकांकी है। अब हम चलते हैं इनके द्वारा रचित जो कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं उन पे हम लोग जो है एक नज़र डालेंगे। तो प्रसिद्ध उपन्यास जो इनका है, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख आदि। ये हो गया एकांकी और उपन्यास। अब हम उनके द्वारा प्रसिद्ध जो कुछ नाटक है उस पर ध्यान डालेंगे। नाटक जो है कुछ इस प्रकार से है। लौटता हुआ दिन, लौटता हुआ दिन, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी, बड़े खिलाड़ी, भंवर आदि इनके जो है प्रमुख नाटक थे। अब हम चलते हैं इनके द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ पर। इन्होंने लगभग 70 सर्वश्रेष्ठ कहानियों की रचना की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। अस्क जी ने 70 प्रसिद्ध कहानियों की रचना की है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। अंकुर, नासूर, चट्टान, पिंजरा, मेमने, बैगन का पौधा, दालिये, काले साहब, उबाल आदि। यह जो है इनकी प्रमुख कहानी है। अब इस महान दूरदर्शी जो उपेंद्र नाथ अस्क थे, उनके जो है मृत्यु के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इन महान दूरदर्शी अस्क जी का निधन राजरोग, जिसे क्षय रोग कहा जाता है या फिर टीबी के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। इस रोग से ग्रसित अस्क जी 19 जनवरी सन 1996 को इस संसार को अलविदा कह गए। तो यह था अस्क जी के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ मुख्य बातें। अब हम अस्क जी के द्वारा रचित जो सूखी डाली एकांकी है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले उपेंद्र अस्क की सुप्रसिद्ध एकांकी है सूखी डाली। अब हम इस एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं उनसे रूबरू होंगे या फिर उनको जानेंगे कि यह एकांकी जो है इसके पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पुरुष पात्र फिर उसके बाद स्त्री
पात्र पर जो है चर्चा करेंगे। पुरुष पात्र जो है कुछ इस प्रकार से है। दादाजी, दादाजी जो हैं वह बट वृक्ष का काम कर रहे हैं, दादाजी। उसके बाद करमचंद हैं, परेश है, भासी है और मल्लू है। ये हो गए पुरुष पात्र। समझ गए कौन कौन? दादाजी, करमचंद, परेश, भासी और मल्लू। तो ये हो गए पुरुष पात्र। अब हम स्त्री पात्र के बारे में जानेंगे कि स्त्री पात्र जो है इनमें कौन कौन से हैं। बेला, सबसे मुख्य पात्र जो है बेला है, जो उनकी छोटी बहू है, और छोटी भाभी जो बेला की सास है, छोटी भाभी जो बेला की सास है, और इंदु की माँ है। इंदु कौन है? तो बेला की ननद है। रजिया, रजिया जो है वह घर में काम करने वाली बाई है। बड़ी भाभी, मझली भाभी, बड़ी बहू और मझली बहू। उसके बाद रजला जो मिश्रानी है। मिश्रानी समझ रहे हैं? पंडित की जो वाइफ होती है, पंडित को हम लोग मिसर जी बोलते हैं और उनकी वाइफ को मिश्रानी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया उनका ये महिला पात्र हो गई या स्त्री पात्र हो गई। तो हम लोग समझ गए कि एकांकी में जो कुछ मुख्य पात्र होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सुना या जाना। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि एकांकी होता क्या है, एकांकी क्या है। ठीक है, तो एकांकी से तात्पर्य है किसी एक अंक वाली कोई एक कहानी। एकांकी का तात्पर्य क्या होता है? किसी एक अंक वाली कोई एक कहानी। किसी एक अंक वाली एकांकी से हमेशा, एकांकी जो होता है वह हमेशा नाटक के विपरीत होता है, नाटक के अपोजिट होता है। इसे हम इंग्लिश में वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। जैसे हिंदी में उसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी क्या हो गया? नाटक का अपोजिट हो गया। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? वन एक्ट प्ले। अर्थात एक ही पर्दे पे सब कुछ, एक ही पर्दे पे सब कुछ हो जाना, वह क्या हो गया? एकांकी हो गया या फिर वन एक्ट प्ले हो गया। अब हम एकांकी में घटी घटनाएं छोटी होकर भी पाठक व श्रोता को जो है गहराई से प्रभावित करता है। अब एकांकी जो होता है वह छोटा होता है, लेकिन वह इस प्रकार का होता है कि श्रोता जो सुनने वाला होता है उसको जो है गहराई तक छूता है, उसको प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी संरचना बड़ी ही गाढ़ी यानी कठिन होता है। दरअसल भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों विद्वानों ने एकांकी की अस्तित्व को स्वीकार किया है। भारतीय, चाहे वो भारतीय विद्वान हो या फिर पाश्चात्य विद्वान हो, दोनों ने एकांकी को जो है बड़े ही अस्तित्व, एकांकी के अस्तित्व को बड़े ही प्यार से जो है स्वीकारा है। संस्कृत साहित्य के नाटक शास्त्र के बहुचर्चित रचना साहित्य दर्पण में एकांकी शब्द का योग देखने को हमें मिलता है। अक्सर एकांकी जो होता है वह 20 से 25 मिनट का होता है। हम लोग देखते हैं कि एकांकी जो होता है 20 से 25 मिनट का होता है, क्योंकि यह एक अंक पर ही आधारित होता है। विशेष से अधिक यह जो है आधे घंटे की हो सकती है। 20 से 25 मिनट का वैसे होता है, और अधिक से अधिक समय अगर इसमें लगता है तो वह आधे घंटे का होता है। हम यह जानते हैं कि नाटकों में एक समय कई घटनाएं घटित होता है। नाटक जब हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि एक साथ कई घटनाएं जो है वह घटित होता है। परंतु नाटक में कथा का विस्तार होता है, परंतु एकांकी में क्या होता है? कथा का एकांकी में एक ही घटना कुछ दृश्यों के साथ चलता है।
फिर भी बहुत कम समय में इसको पूर्ण करने वाली एक साहित्यिक विधा है। इसी संदर्भ में सुविख्यात नाटककार राम कुमार वर्मा का कहना है कि एकांकी में एक ऐसी घटना होती है या रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। इन्हीं कुछ परिभाषाओं के आधार पर जब हम एकांकी की समीक्षा करते हैं तो एकांकी के कुछ प्रमुख तत्व सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं। अब एकांकी जो है उसके कुछ प्रमुख तत्व हैं, 4 या 5 प्रमुख तत्व हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकांकी का जो यह 5-6 पॉइंट है उसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस पॉइंट को जानेंगे तभी एकांकी का सृजन कर पाएंगे या एकांकी को जो है हम प्रस्तुत कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो तत्व होता है यानी मुख्य तत्व जो होता है वह क्या होता है? कथासार होता है। दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है संकलन त्रय, चौथा है संवाद और 5वां है रंग मंचीयता, छठा है उद्देश्य और सबसे लास्ट जो होता है वह होता है निष्कर्ष। अब हम चलेंगे इस एकांकी की ओर। यह एकांकी पूरी तरह से 21वीं सदी के भारत यह एकांकी जो है पूरी तरह से 21वीं सदी का जो भारत है वही है। मान लीजिए कि 21वीं सदी की भारत है, इसमें आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है और एकांकी जो है आज भी बहुत चर्चित और प्रासंगिक है क्योंकि इसकी जो कथा वस्तु है वह टूटते परिवार के मूल्यों को बचाने के लिए प्रस्तुत है। यह एकांकी जो है एक जॉइंट फैमिली जो होता है, जॉइंट फैमिली की इसमें कहानी है, ठीक है। और इसके मुख्य पात्र जो हैं दादाजी, वह दादाजी जो हैं अपने परिवार को टूटने से बचाने का जो है बार बार प्रयास कर रहे हैं। यह जॉइंट फैमिली की कहानी है और यह दादाजी जो हैं प्रयासरत एक बुजुर्ग हैं जिनके अंतर्मन की यह कथा है, जो किसी भी स्थिति में अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहते हैं। दादाजी के लिए यह परिवार जो है सब कुछ है। किसी भी परिवार में जो दादाजी होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वह मुख्य होती है। उनका जो पद होता है वह मुखिया का होता है और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अपने परिवार को कभी भी बिखरने देना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार यह दादाजी जो है उस परिवार के बट वृक्ष के समान है, क्योंकि दादाजी परिवार में एक बट वृक्ष की तरह है। वह एक ऐसा बट वृक्ष है जो कभी भी यह नहीं चाहता है कि हमारा परिवार जो है वह टूटे, हमारे बट वृक्ष का एक भी डाली ना सूखे, उसमें हरियाली हमेशा रहे, उस बट वृक्ष की सुंदरता हमेशा बरकरार रहे और उसकी सुंदरता पे कभी भी आँच ना आए, ना ही कोई उस पे प्रश्न चिन्ह उठा सके। कहने का तात्पर्य है कि दादाजी का चरित्र उस बट वृक्ष के समान है जो अपनी सभी शाखाओं को सूखने नहीं देना चाहता है। उस बरगद की अपनी शाखाओं की रक्षा करना उस बरगद की जिम्मेदारी है। अब यह शाखा जो क्या है वह परिवार रूपी शाखा है और दादाजी कौन है? वह बट वृक्ष हैं। कोई भी बट वृक्ष यह नहीं चाहता है कि हमारे वृक्ष का एक भी टहनी, एक भी डाल सूखे। उसको अपनी जिम्मेवारी जो है, दादाजी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं। उस बट वृक्ष के जड़ें तक हिल जाती है, क्योंकि अस्क जी के अनुसार दादाजी पारंपरिक जीवन जीने वाले और उनके बच्चे यानी पोते पोती जो हैं वो आधुनिक समय में पैदा हुए हैं। अब दादाजी जो हैं वो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनके समय में और उनके जो पोता पोती है वह
आधुनिक युग के हैं, तो दोनों का तालमेल होना वह थोड़ा सा असंभव हो रहा है, क्योंकि आधुनिक युग और प्राचीन युग में जो है तालमेल बैठाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। अब सब लोग स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं। पहले क्या था कि पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, बेटे बहू पोते पोती, तो वह जो है बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते थे, उनसे कहानी सुना करते थे। ठीक है, अभी जो आधुनिक युग में बच्चे हैं उन्हें सिर्फ मोबाइल चाहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे व्यस्त रहता है। वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। उस पर अगर कोई रोक लगाता है, कोई रोक लगाना चाहता है, तो वह क्या होता है, उस पर अपोजिट होता है, वह गुस्सा करता है कि हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, आपके समय में नहीं है, यह प्राचीन युग नहीं है, यह आधुनिक युग है और मुझे आधुनिक युग के तरह जो है रहने दीजिए, हमें स्वतंत्र जीवन जीने दीजिए। अब स्वाभाविक है कि दादाजी तथा बाकी के सोच में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा ही। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रारंभ से लेकर अंत तक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है, लेकिन वट वृक्ष की भांति दादाजी उस परिवार को जोड़े तथा संभाले रखते हैं। अब ऐसा है कि दादाजी बुजुर्ग हैं और पुराने ख्यालात के हैं, और बच्चे जो है नए हैं और एडल्ट हैं, तो वह इनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो अंदर अंदर जो है परिवार में क्या होता है, कलह होता है। अभी का जो समय है वह उसी पे आधारित या अस्क जी ने इस एकांकी की रचना की है। तो अभी का समय प्रायः उसी प्रकार है। अभी जो है जॉइंट फैमिली तो देखने को ही नहीं मिलता है। अभी सब माँ बाप बीवी बच्चे, बस, उसके अलावा परिवार में किसी से कोई मतलब नहीं है। सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सबको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन में रहना नहीं पसंद करते हैं। अब दादाजी जो है यह जानते हैं कि हमारे और हमारे बच्चे के बीच तालमेल नहीं खा रहा है, फिर भी वह अपने दम भर जो है अपने परिवार को जोड़े रहने का काम करते हैं। यह एकांकी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें एक दादा अपनी 3 बहुओं और बेटों के साथ रहते हैं। यह एकांकी जो है सूखी डाली, इस एकांकी में जो दादाजी हैं वो अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। छोटी बहू बेला बहुत पढ़ी लिखी है, छोटा बेटा भी तहसीलदार है। सबसे छोटी बहू जो है बेला, वह बड़े घर से है, पढ़ी लिखी है, और उनके जो छोटा बेटा है वह भी तहसीलदार है। बेला अपनी मैके के सामने किसी को कुछ नहीं समझती है। एक तो वह परिवार में पढ़ी लिखी है और वह एक पैग फैमिली से यानी बड़े फैमिली से है, तो वह अपने मैके के अलावा जो है यहाँ किसी का वैल्यू देना नहीं चाहती है, क्योंकि यह परिवार जो है जॉइंट फैमिली है और मध्यम वर्गीय परिवार है। वह आधुनिक विचारों से युक्त महिला है। वह विवाह के बाद अपनी पति से कुछ चीज़ें, जैसे मसलन घर का फर्नीचर, काम वाली, रजिया को बदलने को कहती है। अब वह जो आती है अपने ससुराल में, तो यहाँ का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आमदनी सीमित है, तो यहाँ का जो भी रख रखाव है वह देख के वह जो है चिढ़ती है, खिन्न हो जाती है, और अपने हस्बैंड से बार बार कहती है कि यहाँ का जो मसलन है यानी तकिया है उसको आप बदलिए, है ना, यहाँ का जो फर्नीचर है उसको हटाइए, और तो और जो काम वाली बाई रजिया है उसको तुरंत हटाइए। वह बात पर जो है पढ़ी होने का भाव दिखाती है। कई बार यहाँ के रहन सहन तौर तरीके पर शिकायत भी करती है, जिससे परिवार के अन्य सदस्य से उसका विवाद हो जाता है। अब वह क्या करती है कि कई बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है वह कहती है कि यहाँ का रहन सहन सही नहीं है, यहाँ का खाना पीना सही नहीं है, ठीक है, यहाँ बोलने चालने का किसी को ढंग नहीं है। इससे क्या होता है, परिवार में कलह होता है और बार बार जो है बात पर वाद विवाद हो जाता है। एक बार यहाँ कई बार जो है वह रहन सहन के तौर तरीके पर जो है विवाद करते रहती है, शिकायत करते रहती है। इससे क्या होता है, अन्य सदस्य सब जो है
उस पर नाखुश रहते हैं। उसके बर्ताव से घर के सभी सदस्य नाराज रहते हैं। मतलब घर के सदस्य को लगता है कि यह बड़े घर से है, पढ़ी लिखी है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अपने बड़े बुजुर्गों का जो है वह सम्मान करना नहीं जाने, और जो शुरू से ही हमारे घर में काम बाई है वह भी घर के परिवार के सदस्य की तरह रह रही है, उसको वह बार बार नीचा दिखाती है। यह बात जो है उसके परिवार में किसी को नहीं भाता है। बेला जो है, कई लोगों को लगता है कि बेला अपने पति को लेकर इस परिवार से अलग हो जाएगी, लेकिन इन सब से अलग दादाजी अपने अनुभव से कई टूटते घरों को देख चुके थे। सबको ऐसा लगता है, उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से सबको ऐसा लगता है कि बेला जो है दादाजी की छोटी बहू, वह अपने पति को लेकर अलग हो जाएगी, क्योंकि वह जिसका उसका जो प्रभाव है वह इस प्रकार से जो है इस परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। दादाजी जो है इस प्रकार इस तरह के कई परिवार को टूटते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वे किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बेला सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। दादाजी को यह पता है कि बेला जो है सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, इसलिए वह परिवार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो है उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए वह सबको समझाते हैं कि सब लोग उसे आदर दे, उसकी बात माने। इसलिए वे सभी सदस्य को हमेशा समझाते हैं कि बेला के प्रति अपना व्यवहार बदलो, उसको समझो, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब दादाजी जो है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, जैसे उनकी कामवाली रजिया, उनकी पोती जो है इंदू, और मझली बहू और बड़ी बहू, उनको समझाते रहते हैं कि उसको सम्मान दो, उसको जो है कोई उल्टा सीधा मत बोलो, वह जो है धीरे धीरे जो है वह बदल जाएगी, उसमें चेंजिंग आएगा, हम जानते हैं। सब उसे आदर दो, सब उसको सम्मान करो। परिवार के सदस्य दादाजी की बात को मानकर उसे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही उसके द्वारा बोले जाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब दादाजी का सब सम्मान करता है परिवार के सभी सदस्य, तो दादाजी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं जो है उसका सब सम्मान करो, उसका आदर करो, और वह जो भी बोलती है उसका कोई उतारा नहीं दो। उनके कहे पर जो है अगर वह कुछ बोलती भी है खट्टा मीठा, तो उसको सभी जो है बड़े बुजुर्ग या फिर उनसे छोटी जो इंदू है वह भी है चुपचाप सुन लेती है और उसका कोई जवाब नहीं देती है, उसके बात का कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करती है और उसे काम भी करने को नहीं कहती है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह उसे काम करने के लिए भी नहीं कहती हैं। धीरे धीरे बेला को यह एहसास होने लगता है कि अचानक हुआ यह परिवर्तन और उसके प्रति यह आदर भाव यह बताता है कि वह अपने परिवार में अपनों को सम्मिलित नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे बेला को यह लगने लगता है कि दादाजी के कहने से अगर इन लोगों में ऐसा बदलाव आ सकता है जो हमसे हमेशा बात बात पर झगड़ा करना चाहते थे, वह इतने बदल सकते हैं कि हमें कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और गुस्सा से अगर हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उस पर उन लोगों का कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं होता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। अगर वह बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर वह समझ जाती है कि परिवार वृद्धि से नहीं हृदय से संचालित की जाती है। उसके दिमाग में यह समझ में आ जाता है कि परिवार बुद्धि से नहीं समझ से जो है संचालित किया जाता है या हृदय से संचालित किया जाता है। वह पुनः सबके साथ मिलकर काम करना प्रारंभ कर देती है। बेला को सुधारने के लिए दादाजी ने बेला के हिस्से का काम भी आपस में बांटकर करने को कहा था। बेला के हिस्से का जो काम था वह बेला को करने के लिए नहीं कहा जाता था। दादाजी कहते थे कि यह पढ़ी लिखी है, इससे कोई काम नहीं होगा, तुम लोग आपस में उसके हिस्से का काम भी बांट के कर लिया करो। उससे बेला भी परिवार में आए बदलाव से थोड़ा सकारात्मक हुई। हालांकि जब बेला को सभी कार्यों से मुक्त कर दिया गया तो वह तुरंत समझ गई कि इस घर में उसकी भी कुछ जिम्मेवारी है। जब उसको सभी कार्य से मुक्त कर दिया गया, अपने बड़ों ने जब उसको सभी कार्य से मुक्त कर दिया तो उसके समझ में यह बात आने लगा कि क्या हम इस परिवार के सदस्य नहीं हैं, जो हमसे कोई अच्छा या बुरा कोई बात करता ही नहीं है। मेरे हिस्से का काम भी जो है वह आपस में बांट लेता है।
वह भी इस परिवार रूपी वट वृक्ष की एक डाली है। फिर इस डाली को अलग क्यों? दादाजी की जो पोती है इंदु, वह कपड़े धो रही होती है। यह देखकर तभी वहाँ दादाजी का आगमन होता है। दादाजी की जो पोती है वह वहाँ कपड़ा धो रही होती है, तभी वहाँ जो है दादाजी का आगमन होता है। और तो इंदु अपने सफाई में कहती है कि उसने बेला के कपड़े धोने से मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर बेला दादाजी से कहती है, दादाजी आप पेड़ के किसी डाली को टूटना पसंद नहीं करते, तो क्या आप चाहेंगी कि यह पेड़ से टूटकर एक डाल पेड़ से अलग हो जाए? अब दादाजी की जो पोती है वह कपड़ा धो रही होती है और वहाँ जो है दादाजी का आगमन होता है, और कपड़े जो इंदु धो रही होती है उसके साथ जो है बेला भी होती है। तो दादाजी इस चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इंदु को डांटते हैं कि तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करती है, क्यों बेला को करने के लिए कहती है। तो बेला को इस बात पे जो है गिल्टी फील होता है और वो कहते हैं, दादाजी आप चाहते हैं कि वट वृक्ष का एक भी डाली या एक भी टहनी वट वृक्ष से ना टूटे, ना अलग हो, फिर आप हमें अलग क्यों करना चाहते हैं कि पेड़ से टूटकर एक डाल भी अलग हो जाए? इतना कहते ही बेला का गला भर आता है, अपने व्यवहार से शर्मिंदा होने लगती है। और इतना कहकर जो है बेला का हृदय जो है, बेला का गला जो है भर आता है और अपने किए पे वह शर्मिंदा होती है। इसे आत्मग्लानि होने लगती है। दादाजी की सूझबूझ के कारण अपने परिवार को टूटने से बचा लिया। दादाजी ने अपनी सूझबूझ के कारण जो है अपने परिवार को टूटने से बचा लिया। और बेला को भी यह समझ में आ गया कि परिवार के सभी सदस्य जो है बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ भावनाएं सांस लेती है। दादाजी ने यहाँ पर रूढ़ हो चुके परंपरा पर अपने बहू या बेटों को डांटा या फटकारा नहीं, बल्कि आज के जीवन शैली को समझाते हुए उसे भावनात्मक ढंग से सुलझाने का प्रयास किया है। और दादाजी सफल भी रहे हैं, क्योंकि दादाजी अपने परिवार के एक सदस्य को अपना हिस्सा मानते हैं। दादाजी परिवार के एक सदस्य को अपना हिस्सा मानते हैं और वह यह भी जानते हैं कि अगर परिवार को एकजुट रखना है तो समझौते तो करना ही पड़ेगा। अगर इकट्ठा परिवार को रहना है तो समझौता करना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पर बेला और उसके पति की सोच बदलती है और यह भी सीखता है कि संयुक्त परिवार का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। और वे दोनों यह भी समझ जाते हैं कि संयुक्त परिवार का जो है एक अलग ही मज़ा होता है। अब इस एकांकी के बाद कथानक के चरित्र चित्रण के माध्यम से अनेक चरित्रों को उभारता है। एकांकी की सभी पात्र महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ये दादाजी, बेला, इंदु तथा बेला का पति सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये लोग महत्वपूर्ण हैं। अस्क जी ने इन्हीं 3 पात्रों से ही इस एकांकी को दिखाया है, क्योंकि सहायक भूमिका में इस सूखी डाली का पात्र इंदु, जो बेला का शिकायत किया करती थी। इंदु जो है वह दादाजी से हमेशा क्या करती थी, बेला यानी अपनी छोटी चाची का शिकायत किया करती थी। और लास्ट में दोनों में सामंजस्य हो जाता है। दादाजी अपनी पोती इंदु को बार बार यही समझाते हैं कि तुम अगर बेला का सम्मान करोगी तो कहीं मेरा परिवार बच सकता है। वह बार बार यही समझाते हैं कि मेरे परिवार जो है, अगर तुम बेला का सम्मान करती हो तो मेरा परिवार टूटने से बच सकता है। दादाजी बेला को भी समझाने की कोशिश करते हैं तथा वो ये भी जानते हैं कि परिवार के सभी सदस्य को, विशेषकर बेला को प्यार से समझाना होगा, तभी हमारा परिवार बच सकता है। और उसी भावना से अंत में दादाजी कहते हैं, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है और हम सब इसकी डालियां हैं। इस डालियों की वजह से ही पेड़ में डालियां छोटी हो या बड़ी हो, वह इस पेड़ की शोभा बढ़ाती। पेड़ की डालियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह पेड़ की शोभा को बढ़ाती है। इसी प्रकार किसी भी परिवार में सदस्य छोटा हो या बड़ा हो, उस परिवार की रौनक होती है, उस परिवार की शोभा बढ़ाती है।
इस एकांकी से लेखक कहते हैं कि हमारा समाज जिस कुरीतियों की ओर जा रहा है हमें उसमें सुधार लाना होगा। वह कहते हैं कि इस एकांकी के माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, जिस कुरीतियों पे जा रहा है उससे उसे बचाना होगा, उसमें सुधार लाना होगा, तभी हमारा परिवार जो है उस वट वृक्ष की तरह बन पाएगा या हो पाएगा। अर्थात हमारा परिवार बिखरे नहीं, हमारा परिवार जो है एकजुट रहे, पीढ़ियों के बीच एक ऐसा पुल तैयार करे जिस पर चलकर हम दोनों अपने अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। अब हर फैमिली में, हर जॉइंट फैमिली में प्राचीन युग, आधुनिक युग और मध्य युग सभी के सदस्य होते हैं। अब उसमें तालमेल बैठाने में थोड़ा सा कष्ट तो होता है, कठिनाइयाँ तो आती है, परंतु महानता उसी में है कि सभी जो है अपने कार्य पथ पर अग्रसर रहें और अपने मंजिल को प्राप्त करें अपनों के साथ में। इस एकांकी से हमें यही सीख मिलती है कि एकल परिवार किसी समस्या का हल नहीं है। एकल परिवार जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है। संयुक्त में रहने का एक अलग ही मज़ा है। परिवार के सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर त्याग की भावना नहीं होगी वहाँ परिवार भी नहीं होगा। जहाँ भी जॉइंट फैमिली है, जहाँ भी जो संयुक्त परिवार है, उसमें किसी भी सदस्य को, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें अगर त्याग की भावना नहीं हुई तो वह परिवार नहीं रहा। उसमें चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी में त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी वह परिवार जो है एकजुट रह सकता है। अब यहाँ भारतीय संस्कृति को परंपरा और आधुनिकता के बीच रखने का प्रयास किया गया है। अब हमारी जो संस्कृति है उसको परंपरा और आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया गया है और उसके बीच में रखा गया है। परिवार के सभी लोग को आपस में सम्मान करना चाहिए तथा अपने से श्रेष्ठ को समझना चाहिए। इस प्रकार की सद्भावना रहकर बेहतर परिवार का निर्माण हो सकता है। अगर हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो जो हमसे छोटा है वह भी सम्मान सीखेगा। अगर हम अपने के बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारा जो अगला जनरेशन है वह आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए सम्मान दें तथा सम्मान लें। एकल परिवार किसी समस्या का समाधान नहीं है। कहा गया है कि अगर एक लकड़ी हमारे पास है और हमारे दुश्मन सामने खड़ा है तो उसको एक बार में तोड़ देगा। अगर हमारे पास लकड़ी की गट्ठर है तो सामने कितना भी दुश्मन खड़ा है उस गट्ठर को एक बार में नहीं तोड़ सकता है। एकता में बल है। इसलिए अस्क जी तो कहे ही हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे और आपस में जो है प्रेम भावना, सद्भावना एक दूसरे के प्रति रहे। अपनों से बड़े के प्रति जो है सम्मान का, आदर का भाव हो, तभी हमारा समाज जो है सुधर सकता है और दादाजी की भांति हमारे परिवार को बचा सकता है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।